तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। पिछले 2 चैप्टर जो आपने देखा था डिमांड एनालिसिस, वो पूरा कंज्यूमर के ऊपर था कि मतलब कंज्यूमर की साइकोलॉजी यहां पे रिप्रेजेंट करती थी कि कब कितने प्राइस में वो डिमांड को करेगा। उसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने के पहले या फिर इसकी वीडियो देखने के पहले अगर आपने डिमांड एनालिसिस का नहीं किया है चैप्टर कंप्लीट अब तक, तब तक इस वीडियो को नहीं देखना। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा, सबसे पहले आप डिमांड के वो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आएगा, तब जाकर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें लिंक हैं और बहुत सारी चीजें अपोजिट हैं। इसका मतलब तो अपोजिट चीजें आपको क्या समझ में आएगी जब पॉजिटिव चीजें आपको पता होगी तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए चैप्टर को जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। और सप्लाई जो है, मैंने आपको कहा डिमांड जो है वो कंज्यूमर से डील करता था, उसकी साइकोलॉजी का रिप्रेजेंट करता था। सप्लाई जो है वो सप्लायर से डील करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन कंपनी से डील करता है। इसका मतलब प्रोडक्शन कंपनी कैसे सोचती है उसके बारे में यहां पे चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब कंपनी यहां पे कब कितना सप्लाई करती है गुड्स, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दिया है और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले उन्होंने वही बताया कि डिमांड का जो चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सप्लाई को समझने के लिए। ठीक है, इसीलिए सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू अ सेलर। मतलब सेलर के पास जो गुड्स अवेलेबल है, जो सर्विसेज अवेलेबल है देने के लिए, ठीक है, उस टोटल गुड्स और उस टोटल सर्विसेज को कुछ ना कुछ प्राइस में वो सप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब जो भी गुड्स, जैसे कोई दुकानदार है, समझ लीजिए कोई भी शॉपकीपर है, ठीक है, या फिर कोई कंपनी है, कोई भी बड़ी कंपनी, उसके पास गुड्स कुछ अवेलेबल होते हैं, बहुत सारा गोडाउन में उसके पास गुड्स पड़ा हुआ है, तो वो गुड्स की प्राइसेस पहले से फाइंड आउट हो चुकी होगी। जैसे अभी के लॉकडाउन का टाइम पीरियड में आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती हैं, जो दवाइयां बनाती हैं, उनके पास सैनिटाइजर्स काफी बनकर तैयार है, हैंड वॉश काफी बनकर तैयार है, बहुत सारे। जैसे डेटॉल कंपनी का आप देख सकते हैं, डेटॉल कंपनी के हैंड वॉश, उनके सोप, उनके सैनिटाइजर्स मार्केट में बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ठीक है, अगर उनके पास अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे गुड्स उन्होंने बना के रखे होंगे गोडाउन में बना के रखा होगा, उसको फिर धीरे धीरे अलग अलग जगह पे सप्लाई कर रहे होंगे और उसकी प्राइसेस पहले से डिसाइडेड होगी। तो ऑफ कोर्स मैंने क्या कहा, एक कंपनी है और उनके पास कुछ गुड्स अवेलेबल है बेचने के लिए, उसी को सप्लाई कहते हैं और उसकी प्राइसेस पहले से डिसाइडेड होगी। ठीक है, इसका मतलब इसी चीजों को सप्लाई कहा गया। जैसे वहां पे लिखा था ना आपको, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस। मतलब जैसे डेटॉल का एग्जांपल हम लोग देख रहे थे कंपनी का, उसमें वो कंपनी इस चीजों को बना के रखती होगी और ऑफ कोर्स उसकी प्राइस पहले से डिसाइड होगी कि उसको कितने में बेचना है, उसकी प्राइस डिसाइडेड है और गुड्स भी अवेलेबल है, उसी को सप्लाई कहेंगे, जो कि वो मार्केट में धीरे धीरे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी, दुकानों तक पहुंचा रही होगी और दुकानदार उसको सेल आउट कर रहे होंगे। ठीक है, इसी को सप्लाई कहते हैं। सप्लाई और कुछ चीजें नहीं है। अच्छा, आपने अभी मतलब जैसे डिटॉल कंपनी के सैनिटाइजर वगैरह तो हमने सुने हैं, लेकिन इतने धड़ल्ले से बहुत सारी चीजें बिकना इतने कम समय में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने डिमांड को देखा होगा कि डिमांड मार्केट में कितनी है, भाई इस समय बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो सप्लाई उन्होंने बढ़ा दिया होगा और प्राइसेस भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब यहां पे डिमांड जो चैप्टर मैं कह रहा था उसका बड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स प्राइसेस और सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी और प्रोड्यूसर फिर वैसे ही सोचकर गुड्स को सप्लाई करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि हाँ भी मैं बनाते जाऊं चाहे वो कोई खरीदे या फिर ना खरीदे। कभी भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं करता। प्रोड्यूसर क्या करता है कि वो डिमांड को एनालिसिस करता है, प्राइस को एनालिसिस करता है, उसके बाद गुड्स की सप्लाई को बढ़ाता है, बना के रखता है उसको पहले से। ऐसा नहीं कि हाँ बना के रख दो चाहे वो बिके या फिर ना बिके, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करती है। ठीक है, चलिए तो इसी से रिलेटेड आगे के कुछ टॉपिक आपके पास आते हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई। अब ये जो हम बात कर रहे थे ना, आपके पास आते हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक
एंड सप्लाई। अब ये जो हम बात कर रहे थे ना कि गुड्स बनाकर रखा हुआ है बेचने के लिए, वो क्या होगा? स्टॉक। ठीक है, अब जितने भी गुड्स आपके पास गोडाउन में पड़े होंगे वो स्टॉक होगा, टोटल स्टॉक जिसको हम लोग कह सकते हैं। टोटल आउटपुट फिर किसको कहेंगे? टोटल आउटपुट जो है उसका डेफिनेशन सबसे पहले आ रहा है, तो आउटपुट इज प्रोड्यूस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड टोटल सम ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ऑफ कोर्स जब गुड्स हमारे पास बनकर तैयार है, टोटल आउटपुट की बात वहां पे हो रही है, मतलब आपको क्या करना है? टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो प्रोड्यूस हुई है पर्टिकुलर समय पे, उन सबको आपको ऐड करना है, वही टोटल आउटपुट है। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोडक्शन लीड टू कंजम्पशन एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो आपके फाइनल गुड्स हैं, फाइनल गुड्स वो कब तैयार होंगे? जब आपके पास आउटपुट होगा, जब आपने इनपुट लगा के रखा होगा। इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने इनपुट लगाया तो उससे प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ तो उससे टोटल आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब इनपुट के वजह से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के वजह से टोटल आउटपुट आपके सामने होगा, और वो टोटल आउटपुट फाइनल गुड्स में तब्दील होकर मार्केट में बिकेगा। ठीक है, इस तरह से है टोटल आउटपुट का ओवरऑल। और स्टॉक किसको क्या कहता है? स्टॉक मतलब क्या एग्जैक्टली उसको देखते हैं। स्टॉक मतलब क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर। सेलर के पास जो गुड्स अवेलेबल है बेचने के लिए, उसी को स्टॉक कहा जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर प्राइस में वो अवेलेबल होता है, और इट इज ए पोटेंशियल सप्लाई। मतलब ऑफ कोर्स आपके पास सप्लाई कब ज्यादा होगी? जब आपके पास स्टॉक होगा। जब आप स्टॉक अवेलेबल होगा तो आप सप्लाई कर सकते हैं, स्टॉक ही नहीं होगा तो आप सप्लाई नहीं कर सकते मार्केट में। एज अ मतलब प्रोड्यूसर के कंसेप्ट के हिसाब से आप सोचिए तो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, अब बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज। हम प्रोडक्शन बढ़ाकर स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। आपके पास स्टॉक नहीं होगा, गुड्स बनकर तैयार नहीं है, तो अगर कोई मांगने आता है, खरीदने आता है, आप उसको दे पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब स्टॉक के ऊपर सप्लाई डिपेंड है, सप्लाई स्टॉक पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है, राइट। तो वहां पे वही फोर्सफुली बताया गया है, राइट। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई, मतलब कुछ जगह पे स्टॉक ज्यादा होता है, सप्लाई कम हो सकता है, लेकिन कुछ जगह पे जैसे जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो लंबे समय तक गुड्स टिकते हैं, वहां पे आप स्टॉक को इंक्रीज कर सकते हो और सप्लाई को आप डिक्रीज कर सकते हो। ये हो सकता है, वहां पे आप बना के रख सकते हो। लेकिन जो पेरिशेबल नेचर के गुड्स होते हैं उसमें आप पहले से गुड्स बना के या फिर एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं रखोगे, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए वहां पे आपका स्टॉक और सप्लाई इक्वल होगा। कहां पे? पेरिशेबल नेचर के गुड्स होंगे, जो डेली नीड्स में, जैसे मिल्क वगैरह का वहां पे एग्जांपल आपको दिया है। ये गुड्स हम ज्यादा नहीं स्टॉक करेंगे, क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर के हैं और वहां पे स्टॉक और सप्लाई इक्वल हो सकता है। लेकिन ड्यूरेबल में स्टॉक ज्यादा हो सकता है, सप्लाई कम हो सकता है। ये बात वहां पे समझाने की कोशिश हो रही है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलिए, तो ये था ओवरऑल स्टॉक। उसके पहले हम लोगों ने देख लिया था टोटल आउटपुट। अब आते हैं सप्लाई की बात। सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। मैंने आपको पहले इस इंट्रोडक्शन में बताया कि जो सप्लाई है वहां पे किसकी साइकोलॉजी लगती है, वहां पे किसकी सोच होती है, एक बिजनेसमैन की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, एक कंपनी की। तो वहां पे एक पर्टिकुलर समय पे पर्टिकुलर प्राइस में वो पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाई करेगा। ऐसा नहीं कि यहां भी गुड्स नहीं बिक रहे हैं तो भी वो सप्लाई करते रहेगा, बनाते रहेगा। इसका मतलब बनाते वो नहीं रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलर समय में वो देखेगा कितना, उस पर्टिकुलर समय में डिमांड कितनी है, क्वांटिटी डिमांड मेरे पास कितना अवेलेबल है, उसकी प्राइस क्या चल रही है और कितने समय में कितना डिमांड मेरी प्रोडक्ट की लगती है, उसके ऊपर पूरा सप्लाई डिपेंड है। और अब यहां पे आपको मीनिंग ऑफ सप्लाई बताया गया है। द वर्ड सप्लाई इंप्लाई द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर। वही बात वहां पे बोली जा रही है कि प्रोड्यूसर एक कमोडिटी बनाकर पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर प्राइस में कितना वो गुड्स बेचना चाहता है, एक पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर प्राइस में, ऑफ कोर्स, उसी को सप्लाई कहा जाता है। और कुछ नहीं है सप्लाई। मतलब एक प्रोडक्शन कंपनी के बारे में सोचो कि उसने गुड्स बनाया, उसने एक प्राइस डिसाइड की और एक पर्टिकुलर समय में उसको सेल करना चाहता है।
ठीक है, एक टारगेट उनका होता है कि हाँ भाई इतने समय में सेल हो जाना चाहिए। तो यही बात सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अच्छा, और आगे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें, तो उसमें आपको वहां पे सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई जो है वो फ्लो कंसेप्ट है, मतलब वो हमेशा फ्लो होते रहता है, वो रुका नहीं रहेगा। स्टॉक रुका हुआ रह सकता है, स्टैटिक हो सकता है वो, लेकिन जो सप्लाई है वो फ्लो करते रहेगा। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द फर्म प्रोड्यूस एंड अदर फॉर सेल टू द मार्केट। मतलब एक पर्टिकुलर समय में एक प्रोड्यूसर सोचेगा कि हाँ भाई इतने दिनों में, इतने मंथ में, इतने साल में मेरे इतने गुड्स बिक जाने चाहिए, उसी को सप्लाई कहा जाता है। और फिर डेफिनेशन वहां पे बोला जा रहा है, सैमुअलसन ने डेफिनेशन दिया है, वो भी देख लीजिए। सैमुअलसन क्या कहते हैं, सप्लाई रिफर्स to the relationship between the market price and amount of goods that producer are willing to supply। सप्लाई मतलब क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली इसका मतलब ये है, सप्लाई मतलब सप्लाई और प्राइस का एक बहुत ही गहरा नाता है, बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप है। क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्रोड्यूसर का उसमें फायदा होगा। आप खुद ही सोचिए कि अभी बीच में आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ गए, और कंपनी ने बहुत सारे जगह पे जो कंपनी को काम करने की परमिशन थी उन्होंने सप्लाई भी बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट की दाम बढ़ रहे थे, सप्लाई भी बढ़ा दिया उन्होंने। क्यों? उनको प्रॉफिट बढ़ रहा था। इसलिए वहां सप्लाई की डेफिनेशन में ये लिखा है कि सप्लाई रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड अमाउंट ऑफ गुड्स। मतलब मार्केट प्राइस और अमाउंट ऑफ गुड्स जो हमें प्रोड्यूस करना है आर विलिंग टू सप्लाई। हम कितने में प्राइस में देना चाहते हैं? कोई भी प्रोड्यूसर फ्री में देना नहीं चाहता या फिर कम प्राइस में देना नहीं चाहता। हर एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसकी कुछ इच्छा होगी, उसकी एक ऐसी प्रॉफिट कमाने की इच्छा होगी कि हाँ इतने प्राइस में बिकता है तो मैं देने को तैयार हूं, तो मैं सप्लाई करने को तैयार हूं। उससे कम में बिकेगा तो मैं सप्लाई नहीं करूंगा। इसीलिए वहां बोला जा रहा है कि प्राइस और सप्लाई का बहुत गहरा नाता है। ठीक है, और प्रोड्यूसर उसकी इच्छा होती है उस पर्टिकुलर प्राइस में सप्लाई करने की, तब तो उसके खर्चे निकलेंगे। जैसे मैंने कोई 10 रुपए के प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, तो मैं उसको ऑफकोर्स 20 रुपीज में बेचना चाहता हूं। उससे कम में बिकेगा तो मुझे घाटा है, तो मैं ऑफकोर्स सप्लाई नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब प्राइस और सप्लाई का गहरा नाता है, और इससे हमें यह बात क्लियर हो रही है कि भाई सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप बहुत गहरा है। उसके ऊपर फिर प्रोड्यूसर की विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो कितने गुड्स कितने प्राइस में वो सप्लाई करेगा। ठीक है, इस तरह से था ये डेफिनेशन। उसके आगे हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, यहां पे हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।